Now new topic is started. We have completed what? How to create more employment in the final video and final classes. The second classes will be started that division of a sectors as organized and unorganized, है ना? कह रहा है कि डिवीजन ऑफ सेक्टर मतलब क्षेत्र को क्या कर दिया गया? बांट दिया गया. डिवीजन ऑफ सेक्टर्स एज ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड. ठीक है. ऑर्गेनाइज का मतलब क्या होता है? ऑर्गेनाइज का मतलब ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड. इसका मतलब क्या होता है? ध्यान से समझोगे याद हो जाएगा. ये भी 2027 के लिए इंपॉर्टेंट है. बहुत सारे बच्चे ये नहीं समझ पा रहे हैं सेक्टर्स को क्या कर दिया गया? बांट दिया गया. पहले ध्यान से समझो जरा. पीछे चलते हैं, थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं. सम पार्ट्स वी हैव टू रिव्यू टू अंडरस्टैंड दिस पार्टिकुलर टॉपिक, है ना? तो हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी. तो द सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी आर 3: प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर. इट इज वेरी क्लियर. अब कह रहे हैं कि सेक्टर्स को भी, है ना, डिवीजन कर दिया गया. यानी प्राइमरी सेक्टर भी डिवाइडेड है, सेकेंडरी सेक्टर भी डिवाइडेड है और टर्शियरी सेक्टर भी डिवाइडेड है. इट मींस all the three sectors are divided. It means the primary sector are divided into what? Organized and unorganized. Secondary sector are also divided in organized and unorganized, and tertiary sector is also divided as organized and unorganized. So the topic name is division of a sector. Clear? Division of sectors मतलब क्या? Sectors we have a sectors 3. We have 3 sector. तीनों सेक्टर है ना, तो उसमें प्राइमरी भी आएगा, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी. तीनों क्षेत्र कहेंगे. लेकिन ये तीनों क्षेत्र डिवाइड किसमें है? तो 2 भागों में, ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड. क्लियर हुआ? व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड, what we have to focus in the particular topic, that the sectors are divided. Division of a sector in organized and unorganized. It means primary, secondary and tertiary, all the 3 sectors are divided into 2 parts. That is known as the organized and unorganized. अब हिंदी समझ लेते हैं. ऑर्गेनाइज का मतलब क्या हुआ? संगठित क्षेत्र. क्या हुआ? संगठित क्षेत्र. अनऑर्गेनाइज का मतलब क्या हो गई? असंगठित, असंगठित क्षेत्र. अब ये इतना पर भी समझ में नहीं आएगा. सिंपल सा एक तरीका बताते हैं. विच सेक्टर आर ऑर्गेनाइज एंड विच सेक्टर आर अनऑर्गेनाइज. कौन सा क्षेत्र क्या होगा? ऑर्गेनाइज होगा और कौन सा क्षेत्र अनऑर्गेनाइज होगा. एक लाइन लिखते हैं, समझ जाए खटाक. क्या कर रहा है? ऑर्गेनाइज सेक्टर किसको कहेंगे? द सेक्टर which is registered by government, है ना? It means central government और स्टेट गवर्नमेंट. मतलब वे संस्थाएं, वे ऑर्गेनाइजेशन, वे संगठन जो सरकार द्वारा पंजीकृत हो, यानी सरकार के नजर में, सरकार के रजिस्टर में, सरकार के घर में, है ना, जिस ऑर्गेनाइजेशन की क्या हो भाई, क्या हो? जानकारी हो. ठीक है ना, उसको क्या कहेंगे हम? ऑर्गेनाइज करेंगे. यानी सरकार के नजर में आप संस्था चला रहे हैं, स्कूल है, दैट इज ऑर्गेनाइज सेक्टर. द स्कूल विच इज एफिलिएटेड टू सीबीएसई, that all school are organized sector. It means what? The school is registered under the government. स्कूल क्या है? रजिस्टर्ड है. किसके अधीन रजिस्टर्ड है? किसके अधीन रजिस्टर्ड है? गवर्नमेंट का अधीन रजिस्टर्ड है. इट मीन्स द ऑर्गेनाइजेशन, द इंस्टीट्यूशन, द any organization or any institution which is registered under the government,
they have to follow some rules and regulation which is made by the particular organization or institution from the government. उन संस्थाओं को, जो भी संस्थाएं सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा क्या किए गए, रजिस्टर्ड किए गए हैं, अगर रजिस्टर्ड है, सरकार के नजर में वो संस्था है, तो सरकार उन संस्थाओं से संबंधित क्या बनाई है, कुछ नियम और नियमावली और कानून बनाए। ठीक है, तो उन नियमों और कानूनों को क्या करना पड़ेगा, इन संगठनों को मानना पड़ेगा। क्लियर? इसलिए वे संगठन, वे इंस्टीट्यूशन, वे प्रतिष्ठान जो सरकार द्वारा क्या है, अधिकृत है, रजिस्टर्ड है, पंजीकृत है, तो सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों को क्या करना पड़ता है, मानना पड़ता है। इस तरह के संगठन को हम क्या कहेंगे, ऑर्गेनाइज सेक्टर। ठीक है, एज फॉर एग्जाम्पल आपका स्कूल जो है, यू आर सीबीएसई बोर्ड स्टूडेंट एंड योर स्कूल इज अ प्राइवेट, व्यक्ति विशेष का है वो, तो हम कह सकते हैं द प्राइवेट किसको कहेंगे, प्राइवेट इज द एसेट विच इज हैंडल एंड कंट्रोल बाय एन इंडिविजुअल। होता है ना प्राइवेट, प्राइवेट वह संस्था होती है जो व्यक्ति विशेष द्वारा नियंत्रित और संचालित की जाती है, उसको प्राइवेट कहेंगे। तो स्कूल का ओनर अलग है, स्कूल का ओनर क्या है, प्राइवेट है, बट स्कूल इज रजिस्टर्ड अंडर द गवर्नमेंट पॉलिसी एंड प्रोग्राम। लेकिन स्कूल रजिस्टर्ड किसके अंतर्गत अधीन है भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट का अधीन है, रजिस्टर्ड है। तो अगर स्कूल रजिस्टर्ड है तो स्कूल हैव अ राइट टू फिल अप द फॉर्म, दे हैव अ राइट टू सेंड अप द स्टूडेंट फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन +2 एग्जामिनेशन, है ना। तो बोर्ड के एग्जामिनेशन और +2 के एग्जामिनेशन करने के लिए स्कूल क्या कर रहा है, अपने बच्चों को फॉर्म भरवा रहा है, उसको अप्रूवल दे दिया है, किसने फॉर्म भरवाने का, गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने। तो अब जब फॉर्म आपने फिलअप किया तो जो भी एग्जाम देने से संबंधित नियम कानून है उसको आप सरकार के हर एक शब्द को अक्षर से क्या करते हैं, पालन करते हैं। ठीक है, यानी स्कूल में जितना एम्प्लॉय है, ऑल द एम्प्लॉयज ऑफ द स्कूल, इट मीन्स द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट ऑल्सो मेक सम बेसिक रूल और अ लॉ फॉर द एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो। व्हाट शुड बी देयर सैलरी स्ट्रक्चर, व्हाट शुड बी द लीव पॉलिसी, छुट्टी के पॉलिसी क्या होंगे, उनकी सैलरी क्या होगी, व्हाट शुड बी द वर्किंग एनवायरनमेंट, काम करने का क्या होना चाहिए, माहौल कैसा होना चाहिए, ये सारे तथ्यों से संबंधित गवर्नमेंट द्वारा क्या किए गए हैं, कानून बनाए गए। यानी उसने जितना सैलरी को क्या किया है, फिक्स किया है, स्कूलों को क्या करना पड़ेगा, उतना सैलरी देना पड़ेगा। वो कह रहा है कि ईपीएफ, ईपीएफ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, ठीक है, उसको देना है, कटेगा ये ईएसआई, ये भी कटेगा स्कूल से। सपोज मान लो कि ऑर्गेनाइज सेक्टर है, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, स्कूल की, थोड़ा सा समझ लेंगे। और एक व्यक्ति की सैलरी कितनी है भाई, 10,000। स्कूल में काम करने वाले टीचर की सैलरी कितनी है, 10,000। गवर्नमेंट पॉलिसी कहती है कि अगर 10,000 किसी की सैलरी है तो उसका 12% क्या हो जाना चाहिए, डिडक्ट होना चाहिए, उसके सैलरी से क्या होगा, कटेगा, और वो कट करके कहा जाएगा, ईपीएफ फंड में। अभी ईपीएफ नहीं समझ में आ रहा, समझाएंगे थोड़ी देर में। कितनी सैलरी है, सरकार के नियम के अनुसार क्या होगा, यानी 10,000 का 12% कटेगा, यानी 1,200 रुपया उसका क्या होगा, कट गया पीएफ। ये एक अलग अकाउंट होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, स्टेट गवर्नमेंट का। ये 10,000 में से कट करके कहां चला गया, पीएफ अकाउंट में। ठीक है, तो 10,000 माइनस करके उसको सैलरी मिली, तो 10,000 अगर ईपीएफ 12% अगर ईपीएफ अकाउंट में जा रहा है तो 12% ही क्या करेगा, स्कूल भी देगा, किसको, इसी व्यक्ति को। और ये भी पैसा कहां पर जाएगा, ईपीएफ में। तो टोटल एक व्यक्ति का हर मंथ ईपीएफ फंड में कितना रुपया गया, 2,400। 1,200 तो उसके सैलरी से कट गया, अब 1,200 ही क्या करेगा, स्कूल भी देगा। उसके हर मंथ उसके सैलरी में कितने, ईपीएफ सैलरी में, ईपीएफ अकाउंट में कितना पैसा जुड़ रहा है भाई, 2,400, है ना। यानी अगर वो व्यक्ति 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल काम करता है तो एक छोटा सा अमाउंट उसके नाम से क्या होता जाएगा, ईपीएफ में जमा होते जाएगा। यानी ऑर्गेनाइज सेक्टर ऐसा सेक्टर है जिसमें काम करने वाले लोगों का
लाइफ क्या होता है, सिक्योर है। द ऑर्गेनाइज सेक्टर इज द सच सेक्टर वेयर द एम्प्लॉयज लाइफ आर सिक्योर। ठीक है, यहां पर 8 घंटा का अगर वर्किंग आवर कितने घंटा का है, 8 घंटा का है। 8 घंटे से क्या करो, 12 घंटा अगर किसी से काम कर रहे हो तो आप ओटी देंगे, ओवर टाइम। यानी एक 8 घंटे को का अगर 10,000 से डिवाइड करोगे तो 1 घंटा का सैलरी निकल जाएगा। ठीक है, तो 1 घंटा 4 घंटा आपसे क्या किया जा रहा है, एक्स्ट्रा लिया जा रहा है, तो हर 4 घंटे का पैसा क्या होगा, उसमें जुड़ेगा, तो उसकी सैलरी क्या होगी, बढ़ेगी। इसमें पेड वर्क, पेड लीव होता है, पेड लीव यानी छुट्टी भी आपने लिया तो उसका क्या मिलेगा, आपको पैसा मिलेगा। इसलिए ऑर्गेनाइज सेक्टर चूंकि रजिस्टर्ड होता है गवर्नमेंट के अधीन, ठीक है ना, इसलिए उसको क्या मानते हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर मानते हैं। यानी गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए नियम और कानूनों के तहत इन संस्थानों को क्या करना पड़ता है, चलना पड़ता है। दिस ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन आर रन अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल एंड लॉ मेड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, सो दैट द लाइफ ऑफ द एम्प्लॉयज आर सिक्योर इन ऑर्गेनाइज सेक्टर। ये तो 12% हम लोगों ने सीख लिया। अब इसी 10 पर 10,000 का क्या कटेगा भाई, ईएसआई में कटेगा 2.5%, यानी 250 रुपया इसमें से भी कट गया, और वो कहां पर चला गया, ईएसआई में। ठीक है, अब ईएसआई क्या है, तो अगर मान लो कि ये इंप्लॉय है, इसका परिवार है, तो वो भी सिक्योर है, क्योंकि तबियत खराब होना, बिगड़ना, बनना ये हमारे हाथ में नहीं है। अगर किसी कोई गंभीर समस्या में आ गई, उसका परिवार आ गया या स्वयं हुआ आ गया, तो ईएसआई के माध्यम से जो 2.5% कट रहा है वो जाएगा हॉस्पिटल वाले खर्चा में। ठीक है, उस स्थिति में आप अपने पूरे फैमिली के साथ, जिनका जिनका ईपीएफ में क्या किया गया, नाम जोड़ा गया है, ईएसआई में नाम जोड़ा गया है, वो पूरा ट्रीटमेंट का क्या होगा, हकदार होगा। यानी द लाइफ इज टोटली सिक्योर इन ऑर्गेनाइज सेक्टर। समझ में आ गई बात। अब अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या भाई, तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर इज सच सेक्टर व्हिच इज नॉट रजिस्टर्ड अकॉर्डिंग बाय द गवर्नमेंट। यहां पर रजिस्ट्रेशन नहीं होता, तो जब रजिस्ट्रेशन नहीं होता तो दिस ऑर्गेनाइजेशन आर नॉट विलिंग टू, है ना, आर नॉट विलिंग टू रेस्पेक्ट द गवर्नमेंट लॉ। क्योंकि रजिस्टर्ड ही नहीं है तो गवर्नमेंट के कानून को क्यों मानेंगे। लेकिन अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो ये गलत है, दे शुड हैव टू रजिस्टर अंडर द गवर्नमेंट। अगर चेकिंग होती है तो ये पकड़े जाएंगे, एंड दे विल चार्जेस एक्स्ट्रा फाइन। इन पर अतिरिक्त फाइन भी क्या हो सकता है, जोड़ा जा सकता है। इसका मतलब है कि दिस ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन आर नॉट रजिस्टर्ड अंडर द गवर्नमेंट, है ना, सो दे टेक द अनदर वे, अनदर पाथ फॉर टैक्स सेविंग। टैक्स बचाने के लिए क्या करते हैं, दूसरा रास्ता अपनाते हैं। But the people who are working under the unorganized sector, their life is not secure. वहां पे जो काम कर रहे हैं उनका लाइफ सिक्योर नहीं। जो कैसे नहीं भाई, ज्यादातर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में किस तरह के सेक्टर्स आते हैं, जो ऑड वर्क करते हैं। ऑड वर्क मतलब पढ़े हुए हम लोग टर्सरी सेक्टर में भी लोग ऑड वर्क करते हैं, जिसको हम टर्सरी सेक्टर या सर्विस सेक्टर के अंतर्गत रखते हैं। मान लो कि हाथ टूट गया, पैर टूट गया, किसी तरह की घटना दुर्घटना हो गई, तो ये तो रजिस्टर्ड ही नहीं है, किसके द्वारा, सरकार के द्वारा। इसलिए द ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सीडेंटल पर्सन। उस पर्सन के लिए क्या है, जिम्मेवार नहीं है। दोनों अंतर समझ में आया। ये क्या होता है, ऑर्गेनाइज सेक्टर इज रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट, अनऑर्गेनाइज सेक्टर इज नॉट रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट। कभी कभी बोर्ड क्या क्वेश्चन पूछता है भाई, डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ठीक है, समझ में आई बात, क्लियर है। तो पहला डिस्टिंग्विश क्या होगा भाई, ऑर्गेनाइज सेक्टर इज रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट, अनऑर्गेनाइज सेक्टर इज नॉट रजिस्टर्ड बाय द। दूसरा क्या होगा, दूसरा पॉइंट क्या होगा, द लाइफ ऑफ द एम्प्लॉयज इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर आर सिक्योर एंड द लाइफ ऑफ द एम्प्लॉयमेंट इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर आर इनसिक्योर। तीसरा क्या हो जाएगा, पेड लीव आर अवेलेबल इन ऑर्गेनाइज सेक्टर। यहां पर छुट्टी भी लेते हैं तो क्या मिलेगा, आपको तनख्वाह पेमेंट मिलेगा। पेड लीव आर नॉट अलाउड इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ठीक है, चिल्ड्रन एंड फैमिली वर्किंग इन ऑर्गेनाइज सेक्टर आर सिक्योर। यहाँ पर the family and the children of the person who are working under the unorganized sector are
अनसिक्योर। यहां पर है सेफ वर्किंग एनवायरमेंट। आपको काम करने का क्या मिलेगा? अच्छा माहौल मिलेगा, यहां पर गंदगी रहेगी। यहां पर सेफ ड्रिंकिंग वाटर रहेगा, यहां पर कोई पानी की व्यवस्था नहीं रहेगी। तो ये डिस्टिंग्विश है, अंतर है, हम कर सकते हैं किसके अधीन, किसके किसके बीच में, ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज। कोई दिक्कत? बिल्कुल ढंग से समझ में आ गया। अब पढ़ लेते हैं हम लोग। कह रहा है कि लेटेस्ट एग्जामिन अनदर वे ऑफ क्लासिफाइंग एक्टिविटीज इन इकोनॉमी। क्लासिफाइंग अनदर एक्टिविटीज इन इकोनॉमी का मतलब है कि अर्थशास्त्र में दूसरे तरह के क्रियाकलाप को हम क्या करते हैं? वर्गीकृत कर लेते हैं। दिस लुक्स एट अ वे पीपुल आर एम्प्लॉयड। इसको कैसे, किसके आधार पर किया जा रहा है? जिसके आधार पर लोगों को क्या मिलता है? एम्प्लॉयमेंट मिलता है। ये रोजगार मिलने के आधार पर क्या किया जा रहा है? इसको दो भागों में बांट दिया गया है। व्हाट आर देयर कंडीशन ऑफ वर्क? जो लोगों को काम मिल रहा है उनके काम करने का कंडीशन क्या है, वो किस परिस्थिति में काम करते हैं। आर देयर एनी रूल्स एंड रेगुलेशन दैट आर फॉलो एज रिगार्ड्स देयर एम्प्लॉयमेंट? जो लोग काम कर रहे हैं, क्या उन लोगों को किसी तरह के नियम कानून को भी मानना पड़ता है, या किसी नियम कानून के तहत भी उनसे काम लिया जाता है? कह रहा है कि कांता, दो एग्जांपल दिया हुआ है दो लोगों का। एक जो कैरेक्टर है उसका नाम क्या है? कांता। कांता ऑर्गेनाइज इन वर्क इन ऑर्गेनाइज सेक्टर। कांता किसमें काम कर रही है? तो पहले ही हमारे दिमाग में आ गया, इफ कांता इज वर्किंग इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर इट मींस दिस सेक्टर इज रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट। इज दैट क्लियर? अब कांता को विच टाइप ऑफ फैसिलिटीज आर प्रोवाइडेड बाय द ऑर्गेनाइज सेक्टर टू कांता? कांता को कौन से फैसिलिटीज क्या की जा रही है? प्रोवाइड की जा रही है। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। उसको क्या क्या मिलेगा? आईपीएफ मिलेगा, ईएसआई मिलेगा, सेफ ड्रिंकिंग वाटर मिलेगा, सेफ वर्किंग कंडीशन मिलेगा, उसका फैमिली क्या होगा? सिक्योर होगा। ठीक है। ऑर्गेनाइज सेक्टर कवर दोज इंटरप्राइजेज और प्लेस ऑफ वर्क वेयर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर रेगुलर। पहला चीज बता दिया, टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर रेगुलर का मतलब आपका जो एम्प्लॉयमेंट है, आपका जो रोजगार है ना, वो रेगुलर है। रेगुलर का मतलब महीना का क्या मिलेगा? आपको खर्च मिलेगा। डे बाय डे पैसा नहीं मिलता है। एट द एंड ऑफ द मंथ यू विल गेट द सैलरी, दैट इज नोन एज अ रेगुलर वर्क। समझ में आ रही बात? कांता को क्या मिलेगा भाई? रेगुलर वर्क, यानी उसका नौकरी क्या है? सुरक्षित है। रेगुलर वर्क एंड देयरफॉर पीपल हैव एश्योर्ड वर्क, और लोगों का काम जो होगा वो सुरक्षित होगा। दे आर रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट, लिखा। ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होते हैं? गवर्नमेंट के द्वारा रजिस्टर्ड होते हैं। दे आर रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट एंड दे हैव टू फॉलो इट्स रूल्स एंड रेगुलेशन व्हिच आर गिवन इन अ वेरियस लॉ सच एज अ फैक्ट्री एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट, पेमेंट ऑफ अ ग्रेजुएटी एक्ट। और जो भी संस्थाएं जो सरकार के द्वारा क्या हो? रजिस्टर्ड हो, उनको तीन तरह के नियमों को क्या करना पड़ता है? मानना पड़ता है। कौन सा? पहला नियम है मिनिमम वेजेस एक्ट। मिनिमम वेजेस एक्ट क्या है? सरकार द्वारा एक न्यूनतम वेतनमान क्या किया गया? तय किया गया है। उस न्यूनतम वेतनमान से आप किसी भी एम्प्लॉयज को कम पेमेंट नहीं देंगे। पहला कानून मानना है। दूसरा कानून है फैक्ट्री लॉ, यानी फैक्ट्री जिन जिन कानूनों के तहत चलाई जाती है वो सारा का सारा कानून उस फैक्ट्री को क्या करना पड़ेगा? मानना पड़ेगा। तीसरा क्या है? ग्रेजुएटी एक्ट, इसको जीपी कहते हैं, ग्रेजुएटी फंड, है ना, जिसको ईपीएफओ लिखे। इट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइज, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? ऑर्गेनाइज कहा जाता है, बिकॉज दिस ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन आर रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट। This organization institution have to follow the rules and regulation made by the government because it has some formal procedure and process and procedure। क्योंकि इन संस्थानों को कुछ जो फॉर्मल प्रोसेस है और प्रोसीड्योर है, यानी नियम और कानून है, उसको क्या करना पड़ता है? मानना पड़ता है। Some of these people may not be employed by anyone, but many work on their own, but they have too hard to register themselves with the government and follow the rules and regulations। कुछ कुछ ऐसे भी संस्थाएं हैं जहां पर बहुत सारे एम्प्लॉय काम नहीं करते हैं, वो स्वयं से लोग क्या करते हैं? काम करते हैं। उनको भी सरकार द्वारा बनाए गए नियमों और कानूनों को क्या करना पड़ता है? मानना पड़ता है। वर्कर्स इन द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एंजॉय सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट।
दूसरा क्या कर रहा है, जो लोग भी ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या करते हैं, काम करते हैं, वो अपने काम को सुरक्षित महसूस करते हैं। सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट का मतलब अपने काम को सुरक्षित महसूस करते हैं। आपको लगता है कि मैं क्या कर रहा हूं, जॉब कर रहा हूं। आपको लगता है कि एट द एंड ऑफ द मंथ वी विल गेट द सैलरी, ठीक है। आपको लगता है कि भाई हम बीमार पड़ जाएंगे, तबियत खराब हो जाएगी, तो वी विल गेट द पेड लीव, हमको छुट्टी का भी क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। सो दे फील देयर जॉब इज सिक्योर, वो मानते हैं कि हमारा जो जॉब है वो क्या है, सुरक्षित है। दे आर एक्सपेक्टेड टू वर्क ओनली इन द फिक्स नंबर ऑफ आवर, जितना घंटा समय बनाया गया उतना ही घंटा उनको क्या करना है, काम करना है। अगर अतिरिक्त उनसे काम लिया जा रहा है, इफ एक्स्ट्रा आवर ऑफ द वर्क आर टेकन बाय द ऑर्गेनाइज सेक्टर, दे विल गेट द पेड आवर वर्क, उसको क्या करेंगे, अतिरिक्त काम का क्या करेंगे, पैसा देंगे। इफ दे वर्क मोर दे हैव टू पेड ओवर टाइम बाय द एम्प्लॉयर, अगर वो अतिरिक्त काम कर रहे हैं तो एम्प्लॉयर जो है, एम्प्लॉयर का मतलब क्या हुआ, जिसने नौकरी दिया है, और एम्प्लॉय का मतलब क्या हुआ, जो नौकरी कर रहा है। पहले अंतर समझ लो, एम्प्लॉयर मीन्स व्हाट, दोज हु प्रोवाइडेड द जॉब, एम्प्लॉय मीन्स व्हाट, दोज हु आर वर्किंग अंडर द बॉस, द बॉस इज एम्प्लॉयर एंड द सर्वेंट इज अ एम्प्लॉय। समझ रहे हैं, बॉस को क्या कहेंगे, एम्प्लॉयर कहेंगे, उसने नौकरी दिया, और एम्प्लॉय किसको कहेंगे, जो लोग काम कर रहे हैं। If they work more, they have to pay the overtime by employer. They also get a several other benefit from employer. यहाँ पे क्वेश्चन कई बार पूछा है, what are the other benefit provided by the employer? क्या क्वेश्चन रहेगा, what are other benefit, what are other benefit provided by employer, मतलब मालिक के द्वारा आपको अतिरिक्त लाभ क्या दिया जाता है। ये 2027 है, याद रखना, ठीक है ना। इसके आंसर हम ढूंढ रहे हैं, आंसर जाने। एम्प्लॉयर के द्वारा जिसने नौकरी दिया है वो आपको अन्य अतिरिक्त सुविधाएं क्या उपलब्ध कराता है। व्हाट आर दिस बेनिफिट्स, ये लाभ क्या है। दे गेट पेड लीव, पहला क्या लाभ मिला, पेड लीव, छुट्टी ले लिया आपने, उसका पैसा मिलेगा। पेमेंट ड्यूरिंग हॉलीडेज, जितना भी नेशनल हॉलीडेज है, संडे हुआ, उसका भी क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। प्रोविडेंट फंड, ग्रेजुएटी एक्सेट्रा लिखा हुआ है, प्रोविडेंट फंड, ग्रेजुएटी, ईपीएफओ मिलेगा। दे आर सपोज फॉर टू गेट अ मेडिकल बेनिफिट्स एंड अंडर द लॉ, उनको मेडिकल भी सुविधाएं क्या होंगी, कानून के तहत उपलब्ध होंगी। ये सब कुछ कहां पर होने जा रहा है, ऑर्गेनाइज में। The factory manager has to ensure facility like a drinking water and a safe working environment. शुद्ध पेयजल मिलेगा और शुद्ध आपको सेफ्टी, जो वर्किंग कंडीशन है, काम करने का माहौल भी आपकी सुरक्षा में होगी। क्योंकि ऑर्गेनाइज सेक्टर में मतलब मेल और फीमेल दोनों है, तो द फीमेल ऑल्सो आर सिक्योर इन ऑर्गेनाइज सेक्टर। इट मीन मैनेजर हैव अ ड्यूटी टू प्रोवाइड यू अ सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड अ सेफ वर्किंग कंडीशन, ठीक है। दे व्हेन दे रिटायर, आप जब क्या होंगे, रिटायर होंगे, दिस वर्क गेट ऑफ पेंशन एज वेल, यहां पर क्या मिलेगा आपको, पेंशन भी, ठीक है। यही जो ग्रेजुएटी फंड आपका पैसा 2400 रुपए हर मंथ क्या हो रहा है, जमा हो रहा है, 60 वर्ष तक आपका पैसा जमा हो गया, जिसमें से कुछ पैसा रिटायरमेंट के समय क्या हो जाएगा, आपको मिल जाएगा, और कुछ पैसा सरकार अपने पास क्या कर लेगी, रख लेगी। उसी का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो पेंशन के रूप में क्या होगा, आपको मिलना शुरू हो जाएगा। ऑर्गेनाइज समझ लिए बढ़िया से। अब कह रहा है दूसरा अनऑर्गेनाइज, यहां पर कामता का एग्जांपल लेकर के ऑर्गेनाइज समझाया। अनऑर्गेनाइज का कह रहा है कि इन कॉन्ट्रास्ट कोमल वर्क इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर, कोमल कहां पे काम करती है, यहां पे काम कौन कर रहा था, कामता। यहां पर किसका एग्जांपल दे रहा है, कोमल, ठीक है। तो कामता को कौन कौन सी सुविधाएं मिल गई, पहला तो क्वेश्चन है कि व्हाट इज ऑर्गेनाइज सेक्टर, तो लिख देंगे। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट आर द अदर बेनिफिट प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर, ये भी लिख देंगे। इसका 4 बेनिफिट मिला था।
ग्रेजुएटी मिलता है, लीव टाइम मिलता है, वर्किंग कंडीशन अच्छा हो, ड्रिंकिंग सेफ हो, ये सब लिखा जाएगा। अब ये किसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग? कोमल के बारे में। Komal work in the unorganized sector. The unorganized sector is practiced by the small and scattered unit which are largely outside the control of the government. ये छोटे छोटे संस्थाएं होती हैं, ये बिखरी हुई संस्थाएं हैं जो सामान्यतः सरकार के नियंत्रण से क्या होती है? बाहर होती है। सरकार के नियंत्रण से बाहर का मतलब क्या? दिस स्मॉल और स्कर्टेड यूनिट्स आर नॉट रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट। ये सरकार द्वारा पंजीकृत नहीं होती है, रजिस्टर्ड नहीं होती है। There are rules and regulations, but they are not followed. यहाँ पर भी नियम और कानून होता है। Not being registered by the government, they have to also follow the rules and regulations made by the government, but they never follow it. लेकिन उसको कभी भी ये मानते नहीं है। Job here are low paid. यहाँ पर जो जॉब होगा वो क्या होगा? लो पेड होगा। यहाँ पर मिनिमम वेजेस एक्ट को फॉलो नहीं किया जाएगा, पढ़ा है। न्यूनतम वेतनमान मजदूरी के जो कानून है उसको फॉलो नहीं किया जाएगा, उससे बहुत कम क्या किया जाएगा? आपको पैसा दिया जाएगा। लो पेड जॉब है, नॉट रेगुलर। आप काम करने के लिए आज गए हैं और मैनेजर दरवाजे पर खड़ा है और वो कह देगा कि आपसे आज के बाद से आपकी नौकरी क्या है? खत्म, है ना? देयर इज नो प्रोविजन फॉर ओवर टाइम। यहाँ पर ओवर टाइम का प्रोविजन नहीं है। 8 घंटा की जगह पर 12 घंटा काम कराया, पेमेंट कितना का देगा? 8 ही घंटा का देगा। पेड लीव, यहाँ पर छुट्टी का भी पैसा नहीं मिलता, हॉलिडे का भी पैसा नहीं मिलता, लीव ड्यू टू द सिकनेस एक्सेट्रा, बीमार है इसके लिए भी कोई पैसा नहीं मिलता। यहाँ पर सब कुछ आपको मिलता है, ऑर्गेनाइज में सब कुछ मिलता है। एम्प्लॉयमेंट इज नॉट सिक्योर, रोजगार आपका कोई सुरक्षित नहीं है। अभी बताया मैनेजर दरवाजे पर खड़ा है और आप गए लंच लेकर के कि आई एम गोइंग फॉर द ड्यूटी and directly he can deny you that today is the last day, you may proceed towards your home, आप घर जाइए। So the job is not secure in an unorganized sector. Clear? People can be asked to leave without any reason. बिना किसी कारण बताए हुए आपको क्या करना पड़ेगा? आपका जॉब आपको छोड़ना पड़ेगा। When there is less work, जब कम काम रहेगा तो आपको कह दिया जाएगा कि आप घर पे रहो, है ना? जब फैक्ट्री में या जिस संस्था में आप काम कर रहे हो, where you are working in a small skirted factory or any institution, if there is not more production, they may directly told you to leave the what? Your work. आप अपना काम क्या कर दे? डायरेक्टली छोड़ दे। When there is less work, such as during some season, some people may be asked to leave. तब भी क्या कर दिया जाएगा कि आप अपना काम छोड़ दो। A lot also dependent on the whims of the employer. Whims of the employer का मतलब क्या? जो मालिक है उसके मर्जी के ऊपर आपकी नौकरी क्या करती है? निर्भर करती है। चापलूसी करने में अगर माहिर नहीं हो, है ना, तो आपको क्या कर दिया जाएगा? भाई नौकरी से बाहर निकाल दिया जा सकता है। The sectors including a large number of the people are employed on their own, doing a small job such as selling on the street or doing repair work. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना कारोबार करते हैं, स्ट्रीट पे क्या करना? ठेले पे सामान बेचना या और जॉब करना। सिमिलर फ्रेमवर्क ऑन देयर ओन एंड हायर लेबर्स एंड व्हेन दे रिक्वायर। या हमारे घर में भी जब काम पड़ता है हम क्या करते हैं? चौक चौरास्ते से लेबर लाते हैं, अपना घर का काम कराते हैं और उसको क्या करते हैं? भाई भेज देते हैं। कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उसका मुआवजा थोड़े देते हैं। तो सब क्या है? अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। क्लियर? यहां पे टॉपिक खत्म हो गया। अगला हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे हाउ टू प्रोटेक्ट वर्कर्स इन एन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ठीक है?